और गलत की तरफ लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हनी सिंह जी ने जो एक गाना गाया है, ये हमारी संस्कृति को डुबा दिया है तरीके से, तो बाइकआउट करना चाहिए पूरी तरीके से, पूरी जनता को बोलते। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, नदी को तैर कर समंदर भी आएगा। इसी के साथ आप सभी का स्वागत है फंडू न्यूज़ पर। मैं रिपोर्टर अवंतिका सिंह, कैमरामैन ऋषभ सम्राट के साथ एक बार फिर आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बनारस के घाटों से उभरते हमें काफ़ी सितारे देखने को मिलते हैं। उन्हीं में से एक आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जिनका नाम है विक्रम पांडे। आइए जानते हैं कि उनकी जीवन शैली कैसे रही, व म्यूज़िक के प्रति उनका इंटरेस्ट कैसे जागा। नमस्ते सर। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार। आपका फंडू न्यूज़ पर स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं वैसे तो बिहार झारखंड से बिलोंग करता हूँ, और बिहार में मेरा जन्म हुआ, हमारे गांव जो है बिहार में ही है, और शिक्षा मुझे झारखंड से मिली है। सर, क्या हम जान सकते हैं कि आपका म्यूज़िक के प्रति जो रुचि है वो कैसे जागी? हमारे फैमिली में पहले से म्यूज़िक था, और पिताजी दादाश्री चाहते थे कि मैं संगीत में कुछ आगे करूं, और फिर सीखना शुरू किया। अच्छा, तो सर जैसा कि आपने बताया है कि आपके बैकग्राउंड में रहा है म्यूज़िक पहले से ही, तो फैमिली बैकग्राउंड को ज़रा आप उल्लेखित कीजिए। जैसे कि हमारे बाबा एक तो संस्कृत के टीचर थे, और संगीत में भी वो कार्यक्रम करते थे। हमारे पिताजी को शौक था, गाना गाते थे, गुनगुनाते थे, सुनते थे, मतलब फैमिली में पूरा ये था। तो पिताजी और दादाजी का मन था कि मैं संगीत में आगे बढ़ूँ। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए हमारे एक गुरुजी हैं पंडित दिलीप नारायण खवाड़े जी, जिनसे मैं शिक्षा लिया हूँ संगीत की, उनसे लगभग 5 साल की शिक्षा लिया, और फिर बनारस आए आगे की शिक्षा के लिए। तो सर जैसा कि आपने बताया अभी कि आपको बचपन से ही प्रेरित किया गया है म्यूज़िक के लिए, तो आप जब ये बनारस आए तो उसके लिए क्या घर में ऐसा कुछ दिक्कत थी या कुछ परेशानी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पापा और दादाजी का मन था कि वो बाहर जाकर के उच्च शिक्षा संगीत में प्राप्त करें, इसलिए उन्होंने बनारस भेजा। जी सर, और म्यूज़िक में आप अपना प्रेरक किसको मानेंगे? अपने गार्जियन को ही। हमारे पिताजी और दादाजी के कारण ही, हमारी फैमिली के कारण हम यहाँ पर पहुँचे हैं, और आगे भी बढ़ेंगे, है ना। और कहीं ना कहीं बनारस में आकर के बहुत कुछ सीखने को मिला। साथ ही साथ हमारे ग्रुप, जो हमारा ग्रुप है 7 स्वराज, वो बहुत सपोर्ट किए हैं, और आगे भी करेंगे, आशा करता हूँ। तो बनारस में आपकी ये जर्नी कहाँ से और कैसे स्टार्ट हुई? आज से 5 साल पहले मैं बनारस आया, और इधर उधर भटक रहा था संगीत के लिए कि कहाँ सीखूँ जा करके। एक हमारे गुरुजी हैं आदित्य भंडारी साहब, उनके पास भी गया, फिर दूसरे गुरुजी के पास गया, तो मन में भटकता रहा कि कौन से गुरुजी सही हैं। फिर एक गुरुजी मिले और बोले कि गुरु सब सही होते हैं, आपको सही होना पड़ेगा। और आपने कहाँ तक शिक्षा ली? बोले हम 5 साल संगीत सीखे हैं। बोले आपने 5 साल संगीत सीखा, उसको घर पे पहले साथ लीजिए, फिर आगे की शिक्षा लीजिएगा। तो घर पे खूब रिहर्सल किए, और अपने एक प्यारे से ग्रुप को बनाया जो आप देख रहे हैं घाट पे, है ना, और उसी के साथ अभी निरंतर प्रयास कर रहे हैं संगीत में। तो सर उन दिनों, आपके रिहर्सल के दिनों में आपका कौन सा गाना सबसे प्रिय था? देखिए, एक प्रिय तो सभी है, लेकिन हमारे बिहार प्रांत का जो लोकगीत है, वैवाहिक गीत है, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय लगता है, और मैं कोशिश भी यही करूँगा कि मैं अपने संस्कृति को बढ़ाऊँ। जी बिल्कुल, तो उन्हीं में से आप कोई एक हमारे दर्शकों को भी सुनाएं अगर आपके पास समय हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। कहवा के पियर माटी, कहाँ के कोदार हो, कहवा के पियर माटी, कहाँ के कोदार हो, कहवा के साथ सुहागिन मटकोर जास हो, कहवा के साथ सुहागिन। वैवाहिक गीत का एक माटी कोड़ने का रस्म होता है, मुझे प्रिय था, मैं सुना दिया आपको। जी बहुत खूब। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपने बैंड के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, हम 2022 की बात बता रहे हैं। हम लोग का एक जो ग्रुप है, हम लोग सब एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और सब म्यूज़िक से थे। तो एक हम लोग ग्रुप बैंड बनाए अपना पर्सनल। ये नहीं कि हम लोग को शो करना है, ऐसे ही कि चलो हंसते मजाक में, 7 स्वराज के नाम से। और उसमें अनिकेत, अभिषेक, विजेता, सौरभ, नीरज, ये जितने भी तमाम कलाकार थे हमारे ग्रुप में थे, 7 लोग, इसलिए 7 स्वराज नाम मैंने रखा। और फिर सोचा कि सोशल मीडिया पे काम करना है, और फिर हम लोग घाट पे आए, कुछ यूनिक तरीके से वेस्टर्न स्टाइल में भोजपुरी को गाएं, और अभी यहाँ पे हैं। तो सर ये भोजपुरी से लगाव आपका बचपन से रहा है या यहाँ आने के बाद? देखिए, अब हमारा प्रांत, हम जिस जगह से पैदा हुए हैं बिहार है, और बिहार में भोजपुरी चलता ही है, और कहीं ना कहीं वहीं से मुझे भोजपुरी गाने का एक ललक हुआ कि भोजपुरी गाना है, और फिर यहाँ पेश किए सोशल मीडिया पे। सर सोशल मीडिया से रिलेटेड, जब आप सोशल मीडिया पर अपना पहला कदम रखे तो उस समय आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले?
पहले तो सोशल मीडिया समझ में नहीं था क्या है सोशल मीडिया। लोग बोलते इंस्टाग्राम पे वायरल, तो वायरल कैसे होते, लोग इतना व्यू कैसे चला जाता लोगों का। तो हम लोगों के अंदर भी था, लेकिन माता छठी की कृपा, हम लोग एक दिन छठ गीत गाने के लिए कि चलो छठ गीत आ रहा है गा दिया जाए, क्योंकि बिहार का एक महापर्व है छठ। हम अनिकेत और नीरज गए, नीरज ने कैमरा पकड़ा फ़ोन का और हम और भाई ने, अनिकेत ने गाना रिकॉर्ड किया और फिर वो काफ़ी वायरल भी गया। फिर कहीं ना कहीं ललक बैठा कि यार जब ये गाना वायरल जा सकता है तो आगे भी वायरल जाएगा, और फिर हम लोग आगे निरंतर प्रयास करते रहे। सर आपका पहला वायरल गाना कौन सा रहा था? पहला मैं सुना देता हूँ। बियरिया शीतल दूजे पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया, जोड़े जोड़े फलवा सूरज देव घटवा पे तिवई चढ़ावेल हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावेल हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावेल हो। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आपकी आवाज़ के मिठास के कारण ही आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत धन्यवाद। तो सर आप बताइए, आपकी फैमिली में और कितने लोग हैं? हम फैमिली में 4 भाई हैं, दादाजी हैं, दादी माँ हैं, मम्मी पापा हैं, अंकल आंटी हैं जी। सर आपके पिताजी के संगीतकार ही रहे हैं? नहीं, संगीत से प्रेम था उनको, वो शिक्षक हैं। हमारे दादाजी भी शिक्षक हैं और वो भी संस्कृत के शिक्षक ही हैं, लेकिन प्रेम चूँकि संगीत से बहुत ज़्यादा लगाव था, इस कारण से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आगे बढ़ने के लिए कहा। तो आप बाकियों को देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना क्यों नहीं उचित समझा आपने? मेरा लगाव ऐसा नहीं कि सिर्फ पिताजी का लगाव था, इस कारण से संगीत से मुझे भी बहुत प्रेम था। मैं जब विद्यालय में पढ़ता था क्लास 6 या 7 में, तब से म्यूज़िक में इंटरेस्ट था और मैं सोचा था कि एक दिन आकर के एक बहुत परफॉर्मर बनूंगा, प्लेबैक सिंगर बनूंगा, और पिताजी का भी अलग था, तो उन्होंने सपोर्ट किया और मैं आगे बढ़ा। आपने म्यूज़िक की शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली सर? झारखंड में मैं 5 साल तक पंडित दिलीप नारायण खवाड़ी जी से लिया है और अभी बनारस में सीख रहा हूँ। आप इसका प्रेरक किसको मानेंगे, किस गुरु को आप क्रेडिट देना चाहेंगे? पंडित दिलीप नारायण खवाड़ी जी को। तो आपने बचपन से किस उम्र से इस म्यूज़िक में पैर रखा? 16 साल की उम्र से ही। की उम्र से ही? तो 16 साल की उम्र से ही आप निरंतर रियाज कर रहे हैं? बहुत अभ्यास करता था, 3 बजे 3:30 बजे सवेरे उठता था रियाज़ के लिए, है ना। और एक इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि मैं जब रियाज़ करने के लिए उठता था तो हम लोग के घर में, घर के अगल बगल सब 4 दीवारी है, सब अगल बगल ही है, मोहल्ला टाइप का। तो मैं जब सुर लगाता था तो बाकी सब जाग करके चिल्लाते थे, यार बंद कर दो, बंद कर दो, क्यों परेशान कर रहे हो सोते समय। तो ये सब था, फिर भी मैं मेहनत करता गया और अभ्यास चल ही रहा है। ये आपने बताया कि आपका भोजपुरी से काफ़ी लगाव रहा है बचपन से ही, तो भोजपुरी में आप किस कलाकार को अपना प्रेरक मानते हैं? स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी को मैं काफ़ी, उनका जितना भी लोकगीत है, वैवाहिक गीत है और जितने भी गीत हैं, यहाँ तक कि जो भी फिल्मी गाने भी उन्होंने गाया है, वो सब सुनता हूँ और उन्हीं से मैं आगे सीखते हुए बढ़ा हूँ। अगर हम मेल सिंगर्स में पूछे तो? नो एनीवन। और सर जैसा कि आपने बताया है कि आपका 7 लोगों का स्टार्टिंग से ही बैंड रहा है, तो वो क्या अभी भी आप बैंड के साथ ही जुड़कर गाना गा रहे हैं या अब अकेले हो चुके हैं? अब अकेले हो चुके हैं। बैंड में सभी अधिकतर लोगों का अपना अपना चैनल हो गया है? हाँ जी, कुछ रीज़न है और इस कारण से हम लोग अलग हो गए हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। जी, तो सर अपने बैंड मेंबर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सब बढ़िया है, सब काम कर रहे हैं और काम करें, खुशी इसी में सब आगे बढ़ें, सबकी उन्नति हो। आपने अभी 7 में से एक लोगों का नाम बताया था, अनिकेत जी का। अनिकेत जी की अभी काफ़ी वायरल हो रही है एक क्लिप में, उन्होंने पवन सिंह के बारे में बताया है कि वो उनको अपना प्रेरक मानते हैं। पवन सिंह के बारे में आपका क्या कहना है? सबका अपना अपना चहिता होता है कलाकार। हमारे चहिता कलाकार में हमारी मैम हैं स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी, जो मैंने बताया आपको। विक्रम जी, यहाँ बनारस में आने के बाद आपकी जो शिक्षा रही है वो कहाँ से रही है, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम? सच्चाई अगर कहा जाए तो मैं 4 दिन आदित्य भंडारी जी के पास गया और 4 दिन एक गुरु जी हैं ओमकार पाल ठाकुर जी, जो BHU में एक VT में वो गाते हैं। 4 दिन उनके पास भी गया और फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि आप जो भी सीखे हैं 5 साल में, पिछले 5 साल में, उसको आप साध लीजिए पहले अच्छे से। आप उसको साधिए, अगर आप उसको साध दोगे, चूँकि आप कलाकार बनोगे तो पहले आपको साधना जरूरी है। तो फिर हम घर पे बैठ करके साध रहे थे और अभी तक
अपने झारखंड के बाद, अपने गुरुजी के बाद यहाँ कोई गुरुजी बनाए नहीं है जी। सर म्यूज़िक के अलावा आपकी और कोई शिक्षा, ग्रेजुएशन वगैरह में क्या कोर्स कर रहे हैं? एक तो संगीत में मैंने डिग्री ली है ग्रेजुएशन की, और हिंदी ऑनर्स से भी डिग्री लिया है। तो सर आपने घाट पर अपना करियर बनाने की स्टार्ट करी है, वो आइडिया आपको कहाँ से आया? सोशल मीडिया, लोग वायरल हो रहे थे, हम लोगों को भी लगा कि हम लोग भी वायरल हों भाई, हम लोगों को भी लोग जाने, और कहीं ना कहीं घर का प्रेशर कि कुछ तो करो, बनारस में गए हो तो कुछ तो दिखाओ मेरे को, मैं बनारस तुम भेजा हूँ, इतना खर्च कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं फैमिली के कारण भी करना पड़ा है ना, कि फैमिली को दिखाना पड़ेगा। इस कारण सोशल मीडिया पे यही सोच करके उतरे थे और आज काम कर रहे हैं। तो सर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा रहा है? एवरेज जी। आपने अपने परिवार के बारे में तो बता दिया, अब आते हैं आपकी लव लाइफ पर। आपने शादी के बारे में क्या सोचा है? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो काम करना है पूरी तरीके से जी। और कोई आपकी प्रेमिका या कुछ ऐसा रही है? साथी वो हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करती हैं, वो साथी हैं बिल्कुल। तो सर आपको किस कलाकार के द्वारा हिंदी संगीत की प्रेरणा मिलती है? हमारे सबसे प्रिय कलाकार स्वर्गीय लता मंगेशकर जी से, क्योंकि उनके गायकी को हम सुनते हैं और सुनते हुए बढ़े हैं। विक्रम जी, आपके साथी के अलावा आपके दोस्तों में और किसने आपको यहाँ तक आने के लिए मोटिवेट किया है आज तक? अभिषेक ने, ये हमारा प्रिय मित्र रहा है पूरे ग्रुप में, सबसे ज़्यादा प्रिय मित्र। ऐसे तो सभी हैं, लेकिन हमारे साथ हमेशा चलता है हमारा भाई अभिषेक। हमें बताइए आपका पहला लाइव शो कहाँ रहा है? पहला लाइव शो ऐसे तो बनारस में ही हुआ था, और सबसे कम बजट में, और बजट बोली 1500 रुपये में हम लोग काम किए थे पहले, है ना, और तभी से हम लोग काम करते आगे बढ़ रहे हैं ना। जब हमारा गाना वायरल नहीं हुआ था उस समय हम 1500 में ही इवेंट करते थे, 1500-2000 में इवेंट करते थे, और अब वायरल होने के बाद बेहद अच्छे अच्छे इवेंट्स मिल रहे, शो मिल रहे हैं जी। तो आज तक का आपका बेस्ट शो कहाँ पर आप बोलेंगे रहा है? मुंबई, पुणे का शो बहुत प्यारा लगा। पुणे का शो बहुत प्यारा है। वहाँ पर आपने कितना चार्ज किया था? ये सब तो कहीं ना कहीं देखिए वो निर्भर करता है, वो सब प्रश्न कहीं ना कहीं सही भी है ना, लेकिन वो अपने में रहने दीजिए। जी सर, तो क्या हम जान सकते हैं कि जब आप नीचे 1500 या 2000 के स्तर पर काम किया करते थे, और अब जब कि आपको इतने फेमस हो चुके हैं और आपको अच्छे अच्छे जगहों से काम मिल रहा है, तो उसमें क्या अंतर है आपको दिखाई दे रहा है? अच्छा लग रहा है काम करने के बाद, कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और कोशिश करूँगा और आगे बढ़ूँ और देश का नाम ऊँचा करूँ। क्या आप अपने भोजपुरी के प्यार को विदेशी स्तर पर भी ले जाना चाहते हैं या नहीं? बिल्कुल, यही सोच हमारा है कि अपनी संस्कृति को, अपने भोजपुरी भाषा जो कहीं ना कहीं बिहार में लोग बिहार के नाम से भी घृणित होते हैं, घृणा करते हैं कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ मैं दूर करना चाहता हूँ, है ना, अपनी संस्कृति को लेकर के, और कोशिश रहेगा कि मैं विदेशी स्तर पे इसको ले जाऊँ। जी सर, तो जैसा अभी आपने कहा है कि भोजपुरी के प्रति लोग काफ़ी घृणात्मक रूप से देखते हैं, काफ़ी गाने उनके ऐसे होते हैं जो कि परिवार के बीच बैठ के नहीं सुने जा सकते, हमको अधिकतर सुनने में आता है, उस पर आपकी क्या राय? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ खुला कि सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि गाने का मतलब, और गाना का मतलब ये होता है कि मन को भाना, और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति परिवार के साथ है जुड़ी हुई, तो ऐसा गाना नहीं निकाले जो महिलाओं को लेकर के बदतर बनाए और समाज को गंदा बनाए। विक्रम जी, जैसा कि हम देख सकते हैं अभी हनी सिंह और रागिनी विश्वकर्मा का मैनिएक गाना काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्या प्रॉफिट हुआ रागिनी विश्वकर्मा जी को, और क्या प्रॉफिट हुआ हमारी संस्कृति को इससे? हनी सिंह जी ने जो एक गाना गाया है, ये हमारी संस्कृति को डुबा दिया है, कहीं ना कहीं नीच दिखाया है। आप उनके लाइन्स को सुनिए, उस पूरे गाने में जो हनी सिंह का गाना है उसके बीच जो उन्होंने कुछ लाइन्स दिया है उसका मतलब समझिए। इसे तो सही यही पता चलता है पूरी तरीके से कि हमारे भोजपुरी संस्कृति को उन्होंने डुबाया है और नीचे दिखाया है। सर, जैसा कि अभी आपने मेंशन किया कि वो इसके जगह शब्द अच्छे रख सकते थे, तो शब्द तो अधिकतर हम देखते हैं बाकी सिंगर के भी गानों में खराब ही रहते हैं, जैसे पवन सिंह हो गए, खेसारी लाल यादव हो गए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अपने में दोष, हम जैसे लोग उनको बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम लोग बाइकआउट करना शुरू कर दें तो फिर आगे बढ़ेंगे ही नहीं, फिर कहीं ना कहीं वो सुधर भी जाएंगे कि हमारा ये गाना चल नहीं रहा है, हम कुछ बेहतर करना है, फिर वो सुधरेंगे और हमारा समाज भी, हमारा संस्कृति भी बढ़ेगा उस तरीके से। तो बाइकआउट करना चाहिए पूरी तरीके से, पूरी जनता को बोलते हैं, पूरी बिहार की जनता को, पूरे भारत की जनता को बोलते हैं ये।
सर बॉयकॉट करने के लिए सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी इस चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए, क्या मेजर्स ऐसा करना चाहिए जिससे ये प्रिवेंट हो सके? रिपोर्ट, जैसे ही आपका ये गाना यूट्यूब पे चढ़ा तुरंत रिपोर्ट कीजिए इसको। जी। अगले दिन फिर आएगा ही नहीं वो गाना ना, फिर हमारा समाज सुधर जाएगा, संस्कृति सुधर जाएगी। यादव और बहुत सारे कलाकार हैं जो कि हमारे संस्कृति को नीच दिखा रहे हैं। वो रहे तो बिहार में गर्व से बोल रहे हैं बिहारी हैं, लेकिन आप बिहार को किस दिशा में ले जा रहे हैं ये आप पहले सोच लीजिए, और किस तरह के गाने को आप गा रहे हैं, और इससे हमारे समाज पे, हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। पर सर ऐसे काफ़ी लोग हैं जो इन चीज़ों को एंजॉय भी करते हैं। हमारे दुनिया में, इस दुनिया में सही है तो गलत भी तो हैं, सीधी सी बात है। और एक कलयुग है, गलत पे जल्दी लोग प्रभावी हो जाते हैं, लेकिन समझना हमको है कि हमको लोगों को देना क्या है। तो सर इस बात की क्या गारंटी है कि गलत दिशा में आप प्रभावित नहीं होंगे? चूँकि हम शुरू से पले बड़े हैं और हमारा सोच है कि हम संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ें, अपनी जो सच्चाई, जो बिहार की सच्चाई है, जो सही संस्कृति है, उसको लेकर के आगे बढ़ें। लेकिन विक्रम जी, कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जिन्होंने ये कहा है कि जब तक हम गलत राह नहीं पकड़ेंगे तब तक हम अमीर नहीं हो सकते। उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें भी हमारी ही गलती, हमारे समाज की ही गलती है, और कहीं ना कहीं उससे पहले सर्वप्रथम हमारे कलाकार की गलती है जो इस तरह के वल्गर गाने निकालते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है आपको कि कलयुग है और गलत की तरफ लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो जब कलाकार इस गाने को गाना बंद कर देंगे और उससे भी पहले अगर हम लोग उस पर एक्शन लेना शुरू कर देंगे और मतलब उसको बढ़ावा नहीं देंगे, तो सामने वाला कलाकार फिर अपनी संस्कृति को लेकर चलेगा। क्योंकि जब ये हमारा गाना बाइकआउट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ ये है कि हम बिहार की संस्कृति को सुनना चाहता है, फिर वो अपने जगह पे आ जाएंगे, वो फिर अपने सही तरीके संस्कृति के गाने गाएंगे। तो जैसा कि अभी आपने बिहार की संस्कृति मेंशन करा है, बिहार की संस्कृति में और किस किस तरह के गाने आते हैं? बिहार के कुछ लोकप्रिय गीतों को यहाँ पर मेंशन। देखिए, लोक गायन में तो कई तरह के हैं, है ना, और लोक गायन मुख्यतः वैवाहिक गीत होते हैं, मुख्यतः तो वैवाहिक गीत ही माने जाते हैं उसमें, है ना। और पूर्वांचल से कुछ गीत हैं, ठुमरी हैं, कजरी हैं, है ना, चैती हैं, तो ये सब तरह के गायन होते हैं बिहार में। उनमें से आपका पसंदीदा कौन सा रहा है? हमारा वैवाहिक गीत ही है, बिल्कुल। बिहार में भजन भी गाए जाते हैं, भजन का भी लोकप्रियता काफ़ी रहा है बिहार के भजनों का, उस बारे में आपका क्या कहना है? भजन तो कहा जाए तो हमारे भारतवर्ष में ही पूरा चल रहा है, और ऐसा नहीं कि बिहार में ही मुख्यतः कुछ स्पेशल भजन चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से भगवान राम का नाम अयोध्या में चल रहा है, उसी तरीके से हमारे बिहार में भी चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप बिहार के लोकगीतों को ही गाना अधिकतर पसंद करते हैं? बिल्कुल, और उसी को चाहता हूँ आगे लेकर के मैं बढ़ूँ। तो सर हिंदी गायन में आपकी उतनी कुछ खास रुचि नहीं है? थी और है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मुख्यतः मुझे लेकर के जाना है आगे, जो मेरा है, वो अपने बिहार की संस्कृति को। विक्रम जी, हिंदी गायन में अभी काफ़ी उभरते कलाकार हमें देखने को मिल रहे हैं, उनमें से आपका पसंदीदा कौन है? जैसे कि मुझे भजनों से ज़्यादा लगाव है, और अभी जुबीन नौटियाल, नाम तो सुने ही होंगे उनका, है ना, काफ़ी नए तरीके से वो भजन को निकाल रहे, कंपोज कर रहे हैं, तो उनका गाना मुझे अच्छा लगता है। जुबीन भाई मुझे अच्छे लगते हैं। जी सर, और जैसा कि हम देख सकते हैं आपने घाट से अपना करियर स्टार्ट किया है, तो घाट पर जब आप गाते होंगे तो काफ़ी लोग आपके भीड़ लगा लेते होंगे, उस भीड़ को, उस सिचुएशन को आप कैसे कंट्रोल करते हैं? हाँ, जब गाना रिकॉर्ड करते तो बहुत परेशानी होती है, तो जितने भी लोग आते हैं उन लोगों को मिला करके साथ में बिठा करके फिर हम रिकॉर्ड करते हैं। आपने जिस तरह से वीडियो में देखा है, तो सभी को मिला करके, चूँकि फिर हैंडल करना मुश्किल है ना, इस कारण सभी को मिला लेते हैं और फिर रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या कभी कोई ऐसा मोमेंट भी रहा है कि उनमें से, उन भीड़ में से कोई आपको पसंद आ गई हो, या आपका मन हल्का विचलित हो गया? पसंद, देखिए, पसंद नापसंद की बात तो अपनी जगह है, लेकिन मैं एक दिन रिकॉर्ड करने के लिए बैठा और 3-4 लड़कियां आई, जिसमें से कि उन्होंने इंस्टाग्राम आईडी मांगा कि आप सिंगिंग करते हैं तो आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है, तो मैंने अपना आईडी दिया, और जिसमें से कि एक लड़की मुझे मैसेज की और वो बोलने कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। 2-3 दिन बात भी हुई और फिर वो प्यार का इजहार करने लगी, तो फिर मैं बोला कि बहन माफ़ कर दूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी वाली जान जाएगी तो फिर लफड़ा हो जाएगा। जी। अभी काफ़ी आपको दिख रहा होगा, लोग आपके अराउंड आगे पीछे भाग रहे होंगे, जैसे जैसे आपको फेम मिलता गया है, नेम और फेम आपका बढ़ता गया है, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, अभी कामयाबी पूरी तरीके से मिला नहीं है और प्रयासरत हूँ मैं, तो कोशिश करूँगा कि अपने क्षेत्र में बेहतर करूँ, है ना। कामयाबी के क्षेत्र में अग्रसर होते हुए ही आपने काफ़ी लोगों का प्यार और काफ़ी लोगों का दिल जीत रखा है। आपके कई फैंस भी होंगे जो आपको अधिकतर मैसेजेस करते होंगे, आपको शोज़ के लिए इनवाइट करते होंगे, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? आपकी कोई मैनेजमेंट टीम है इसके लिए, या आप खुद ही अभी देख रहे हैं?
पहले तो बहुत मैसेज आते हैं मैसेज, लेकिन हमारे भाई एक अभिषेक भाई जिनका मैंने नाम लेके, जिनका बहुत बड़ा सहयोग है, तो हमारे शो इवेंट जितने का मैनेजमेंट वही करते हैं, संभालते हैं। जी सर, तो अभी मैनेजमेंट का सारा क्रेडिट अभिषेक सर को जाता है। जी सर, तो अभी आप जब भी टीम में थे, टीम वर्क कर रहे थे, बैंड में गाना गा रहे थे, उस समय आपका मैनेजमेंट कौन संभालता था? अभिषेक, सारे का अभिषेक, बिल्कुल। जी सर, तो अभी आपका पहले में और अब में आप में क्या चेंजेस आए, आप अपने अंदर क्या चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं? कुछ तो बढ़िया हुआ है और अभी कुछ ही हुआ है, अभी बहुत कुछ करना है। नहीं सर, लोगों का कहना होता है पैसा आ जाने से घमंड भी आ जाता है, तो उस पर आपका क्या राय है? इंसान की मानसिकता पर निर्भर करता है वो कैसा सोचते हैं। मेरा सोच ऐसा नहीं, आपको सोच वैसा है तो आप वैसी हैं। जी जी बिल्कुल। अभी जैसा कि आपने अपने शारदा सिन्हा और लता मंगेशकर जी का नाम मेंशन किया था, उनके बारे में या उनका कोई ऐसा गाना जो आपको काफ़ी लोकप्रिय रहा है, हमारे दर्शकों को ज़रा सुनाएं। बिल्कुल, शारदा सिन्हा जी का मैंने बोला है, तो उनका एक वैवाहिक गीत है जो मैं अधिकतर इवेंट्स में गाता हूँ, एक मैं आपको सुनाता हूँ। आजू जनकपुर में माड़ावा बड़ा सुहावन लागे, सीता के चढ़ेला हरा दिया बड़ा मन भावन लागे, सीता के चढ़ेला हरा दिया बड़ा मन भावन लागे। थैंक यू। बहुत खूब, आपने काफ़ी बेहतरीन तरीके से बिहार का जो छुपता हुआ संगीत है उसको सामने लाया है। जैसा कि हम देख सकते हैं आजकल इन वैवाहिक गीतों का प्रचलन काफ़ी कम हो गया है, उसे हम और कैसे बढ़ा सकते हैं, उसे जनता के समक्ष और कैसे ला सकते हैं, किन तरह के प्रभावित तरीकों से हम उसे लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं? एक तो जो भोजपुरी के कलाकार अभी हैं और जो बढ़ते कलाकार जो सितारे हैं, उनसे मैं यही आग्रह करता हूँ, उनको इनके बारे में सोचना चाहिए। जो गलत गाने निकाल रहे हैं, सबसे पहली बात, और दूसरा जो बच्चे कलाकार बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो संगीत सीख रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप अपने संस्कृति को लेकर के चलिए। ये बॉलीवुड के गाने तो बाद में, पहले तो हमारी संस्कृति है ना। आप गाइए, अपना जो सपना है वो पूरा कीजिए, लेकिन एक लिमिटेशन के साथ। अपने संस्कृति को लेकर के पहले आगे बढ़िए और फिर जो भी गाना गाइए और संस्कृति से जुड़ा रहें। तो इन वैवाहिक गीतों के साथ साथ और जितने भी लोकगीत हैं, आजकल जो बॉलीवुड के गाने उन्हें पीछे करते हुए चल रहे हैं, उसको हम जनता के समक्ष किस तरह के बेहतरीन तरीकों से ला सकते हैं जिससे कि लोग उससे और मेनली यूथ उससे ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, उसके लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं? अब सीधी सी बात, संस्कृति, अपने कलाकार जो उभरते कलाकार हैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा पुनः कि अपने संस्कृति को, अपने सांस्कृतिक जो गायन है उनको लेकर के चलिए, फिर आगे सर्वप्रथम पे हमारी संस्कृति ही दिखेगी। क्योंकि भारत देश जो है संस्कृति से पूरा भरा हुआ है ना। और कहीं ना कहीं हम जैसे कलाकार और हम जैसे लोग उनको भूलते चले जा रहे हैं, साहित्य, संस्कृत और जो संस्कृति है। तो मैं कोशिश करूँगा और आग्रह करता हूँ कि अपनी संस्कृति को लेकर के चलें। हमारा देश महान था, महान है, महान रहेगा। आपके मन में ये विचार कहाँ से आया कि हमें इन आज के दिनों में, जहाँ पर लोग इन गानों को पूछ भी नहीं रहे हैं, उस डेट में आप ये इन गानों को लेकर के हमेशा अपने साथ चल रहे हैं? पूरी तरीके से नील टाइप दिख रहा था मेरे को, पूरा नील। संस्कृति डूबती चली जा रही थी। एक गायिका हैं बिहार की, मैथिली ठाकुर, जब वो वीडियो उनका मैं देखता था, वो अपनी संस्कृति को लेकर चलती थी, लोग गायन करती थी और कर्मकांडी गायन करती थी, तो कहीं ना कहीं उनसे बहुत प्रभावित हुआ मैं, है ना। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ लगा कि नहीं, ये संस्कृति को लेकर के चल रही हैं, तो हमें भी कदम उठाना चाहिए, और फिर हम भी कदम उठाएं और फिर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत खूब विक्रम जी, ऐसा लगता है साक्षात सरस्वती माँ आपके गले में विराज करती हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे चैनल पर आए। और जैसा कि हम देख सकते हैं आपको काफ़ी फ़ोन भी आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल उसे अटेंड कीजिए और आशा है आपसे जल्द मुलाकात होगी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम देख सकते हैं दोस्तों, हमारे साथ आज मौजूद थे विक्रम पांडे, जो कि कितने ही डाउन टू अर्थ और काफ़ी मतलब आज एक स्टेज पर पहुँचने के बाद भी ज़मीन से जुड़े व्यक्ति हम उन्हें कह सकते हैं। आशा है ऐसे ही कई वीडियोस आपके साथ हम और शेयर करेंगे। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या राय है। धन्यवाद।